हो गया, चालू है। इन दिनों माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन दिनों ऑपरेशन से ज़्यादा चर्चा में अगर कोई बात है तो वो चर्चा है माओवादियों के लगातार आ रहे पत्रों को लेकर। सबसे पहले माओवादियों के शीर्ष नेता पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने एक पत्र जारी किया अभय के नाम से, और उन्होंने उसमें कहा कि ये लड़ाई को, अब संघर्ष को विराम देने का वक्त हो गया है। और उन्होंने साथ ही साथ एक 6 पन्ने का पत्र जनता और अपने साथियों के नाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लड़ाई गलत दिशा में जा रही है और इस तरह से जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा, और यही वजह है कि वो इसे एक हार मानते हुए संघर्ष विराम करने की घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि 1 महीने का युद्ध विराम किया जाए, ताकि वो अपने बाकी के साथियों को भी इसके लिए सहमत कर सकें। यह पत्र आया ही था कि उसके बाद तेलंगाना से माओवादी प्रवक्ता जगन ने एक पत्र जारी किया और कहा कि ये सोनू दादा का व्यक्तिगत निर्णय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पहला पत्र सोनू दादा ने अभय के नाम से जारी किया था, जो कि माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता हैं। और अब एक और पत्र आया है, और इस पत्र में खास बात यह है कि इस पत्र के अंतिम में 2 नाम लिखे हैं, एक सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय का, और दूसरा नाम लिखा हुआ है दंडकारण के जो प्रवक्ता हैं स्पेशल जोनल कमेटी के विकल्प, उनका नाम लिखा है। ये बात अलग है कि ये पत्र जब आया तो उसी वक्त जो है जो विकल्प और कोसा दादा, इन दोनों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा फोर्स ने किया। लेकिन ये पत्र है, और इस पत्र में उन्होंने अपने ही सेंट्रल कमेटी के सबसे शीर्ष नेता सोनू दादा को धमकियां भी दी हैं, नाराजगी भी जाहिर की है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या चेतावनी दी है, क्या कुछ मामला है, वो सारी बातचीत इस पत्र में है। तो उस पत्र पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल माओवादियों का इन दिनों जो है मुठभेड़ के इतर एक अलग काम चल रहा है कि लगातार उनके द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं, अपनी बात रखी जा रही है। और ये पत्र जो लगातार आ रहे हैं, बीते दिनों हमने आपको बताया भी था कि जगन के पत्र से ये बात संभावित हो रही है कि माओवादियों के संगठन में अब सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा, और ऐसा भी लग रहा है कि उनके बीच दरार पड़ रही है, या वो 2 खेमे में बढ़ते जा रहे हैं। एक खेमा चाहता है कि ये संघर्ष विराम जो है, हथियारबंद संघर्ष है, इस पर विराम होना चाहिए, वहीं दूसरा खेमा चाहता है कि ये इसी तरह से चलते रहना चाहिए, और इसी तरह से जो उनका उद्देश्य है इसी संघर्ष से पूरा होगा। इसी पत्रों के दरमियान लगातार ये जो तीसरा पत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हालांकि इस पत्र के बारे में आपने पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपको विधिवत बताता हूँ, क्योंकि बाकी जगह पर आपको मुझे नहीं लगता कि इस तरह से क्या लिखा है सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो ये जो पत्र है ये 20 सितंबर को जारी किया गया था भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंट्रल कमेटी की प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर। इसमें उन्होंने क्या लिखा है माओवादियों ने, और ये पूरा पत्र उन्होंने अपने ही पोलित ब्यूरो, जो अभी सबसे शीर्ष नेता रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि वो नेता जो संभावित प्रबल दावेदार रहे हैं माओवादी पार्टी के महासचिव होने के, लेकिन बात ये निकल कर आई कि उन्हें ना बनाकर देव जी को बनाया गया संभावित महासचिव। उनको लेकर, अपने शीर्ष नेता को लेकर माओवादियों ने पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा है, दुश्मन को हथियार सौंपकर मुख्य धारा में शामिल होकर उत्पीड़ित जनता को विश्वासघात करना हमारी नीति नहीं है। बदले हुए सामाजिक परिस्थिति के मुताबिक पीछे हट की क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वर्ग संघर्ष जनयुद्ध को चलाना ही हमारा कर्तव्य है। माओवादियों ने लिखा है कि सितंबर 17 से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में उनकी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सोनू द्वारा अभय के नाम पर जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति, उसका ऑडियो फाइल क्रांतिकारी जनता के लिए विज्ञप्ति व्यापक रूप से प्रचार हो रही है। बदले हुए विश्व एवं देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिए, ऐसा उन्होंने इस विज्ञप्ति में ऐलान किया। यह हमारे पार्टी महासचिव शहीद कॉमरेड बसवराजू द्वारा शांति वार्ता के लिए किए गए कोशिश का एक भाग करके उन्होंने कहा। कॉमरेड सोनू द्वारा किए गए इस प्रेस विज्ञप्ति उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उनका इस प्रेस विज्ञप्ति को हमारे केंद्रीय कमेटी, पोलित ब्यूरो और दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी पूर्ण रूप से तिरस्कार कर रही है और तीव्र निंदा करती है। बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय और देशी परिस्थितियों हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने का संकेत नहीं दे रही, इसके विपरीत हथियारबंद संघर्ष को चलाने का जरूरत को दर्शा रही है, सिद्ध कर रही है।
पिछड़ा देशों की उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर, जनता पर साम्राज्यवाद की लूट और उत्पीड़न दिन ब दिन और तेज हो रही है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों में पूंजीपति वर्ग ने वहां के मजदूर वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर सरकारी खर्च कम करने के नाम पर लूट और उत्पीड़न को बढ़ा रही है। वहाँ की लुटेरे वर्ग ने नस्लवाद को, फांसीवाद को लागू कर रही है। यह सब दिन ब दिन तेज होती जा रही है। साम्राज्यवाद की आर्थिक और राजनीतिक संकट का नतीजा है अपना देश के साम्राज्यवादियों की दलाल नौकरशाही, पूंजीपतियों की विदेशी स्वदेशी बड़े कॉरपोरेट कंपनियां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के साथ समाज के हर क्षेत्र में लूट और उत्पीड़न को बढ़ा रही है। इससे शहरी, मैदानी, जंगली इलाकों में व्यापक जनता, उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित सामाजिक समुदाय और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की जनता साम्राज्यवादी दलाल नौकरशाही, पूंजीपति, सामंती वर्ग की गठजोड़ के विरोध में वर्ग संघर्ष को और भी व्यापक तेज करने की जरूरत को दर्शा रही है। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी हमलों को प्रतिरोध करने की जरूरत को सामने ला रही है। दुनिया भर में अपने देश में आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं बढ़ रही हैं। दुनिया में अपने देश में भी जनता की दैनंदिन समस्या भी, बुनियादी समस्या भी हल नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में खुला, गुप्त, कानूनी, गैर कानूनी संघर्ष और संगठन पद्धतियों को समन्वय करते हुए हथियारबंद संघर्ष को चलाने की जरूरत है। माओवादियों ने लिखा है कि उनकी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू बिहार शांति वार्ता के लिए किए गए कोशिशों के अनुसार हथियार छोड़ने का निर्णय लेने का कॉमरेड सोनू की बात सच्चाई को तोड़ मरोड़ करने वाली है। कॉमरेड बसवराजू की मई 7 की प्रेस विज्ञप्ति में हथियार छोड़ने के विषय पर उनकी पार्टी की कोर ग्रुप में चर्चा का उल्लेख किया गया था, लेकिन इस वक्तव्य का गलती को समझकर और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा कगार युद्ध को रोके बिना चलाने के विषय को ध्यान में रखकर हथियार छोड़ने की बात को वापस लेकर कगार युद्ध को प्रतिरोध करने के लिए तमाम पार्टी को, पीएलजीए को, तमाम क्रांतिकारी खेमे को उन्होंने आह्वान किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज देश भर में पार्टी, पीएलजीए और क्रांतिकारी खेमा कगार युद्ध को शक्ति अनुसार कानूनी, गैर कानूनी तरीका से प्रतिरोध कर रही है। इस सच्चाई को जानबूझकर कॉमरेड सोनू तोड़ मरोड़ कर बता रहा है। यह बात कपट है और निंदनीय है। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के विषय पर पार्टी सदस्यों का अलग अलग स्तर पर, पार्टी कमेटियों का, जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेतागण का मत राय लेना, क्रांति का हितैषियों का, जनवादी, प्रगतिशील, वामपंथी शक्तियों का, संस्थाओं का मत राय लेना उनकी पार्टी को तोड़ने का दुष्ट योजना है। इस दुष्ट योजना को छोड़ने के लिए कॉमरेड सोनू ने से हम मांग या अपील कर रहे हैं। इस दुष्ट योजना के विरोध करने के लिए देश भर के जन संगठनों को और पार्टी सदस्यों को, अलग अलग स्तर के पार्टी कमेटियों को, जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेतागण को, क्रांति का हितैषियों को, जनवादी, प्रगतिशील, वामपंथी शक्तियों, संस्थाओं को वो आह्वान कर रहे हैं। भारत की क्रांतिकारी आंदोलन हार जाने की बात को कहते हुए पार्टी द्वारा अपनाई गई वामपंथी संकीर्णतावादी गलतियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होने की बात कॉमरेड सोनू ने क्रांतिकारी जनता को अपील के नाम से लिखा गया प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है। अगर पार्टी वामपंथी संकीर्णतावादी, वामपंथी दुस्साहसवादी गलतियों करने से पार्टी में रहकर उसे सुधारने की कोशिश करना पोलित ब्यूरो सदस्य होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वह इस क्रांतिकारी पद्धति को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। अब से भारत देश की बदले हुए परिस्थितियों से, स्थल काल से मेल न खाने वाले दीर्घकालीन जनयुद्ध, हथियार बंद संघर्ष, चीन की रास्ता, रूस की रास्ता व कठमुल्लावादी व्यवहार को छोड़कर भारत देश की स्थल काल से मेल खाने वाली रास्ता अपनाकर भारत देश की क्रांति को सफल बनाने की कोशिश करना ही पार्टी के सामने बचा हुआ एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा क्रांतिकारी जनता को अपील नाम के प्रेस विज्ञप्ति में कॉमरेड सोनू ने लिखी। अगर पार्टी द्वारा अपनाने वाले रास्ता कठमुल्लावाद है तो कॉमरेड सोनू वैकल्पिक रास्ता को तैयार कर पार्टी के अंदरूनी बहस चला सकता है, लेकिन वह ऐसा करने तैयार नहीं है। एक तरफ हथियार बंद संघर्ष को नकारते हुए दूसरी तरफ हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने की बात करने मतलब पार्टी के लोगों को और जनता को धोखा देना होता है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के अनुसार क्रांति का केंद्र कर्तव्य राज्य सत्ता को हथियार होता है, इसलिए हथियारों को लेकर हथियारबंद संघर्ष करते हैं। दीर्घकालीन जनयुद्ध में भी, सशस्त्र बगावत में भी हथियार की बल पर लुटेरे वर्ग को सत्ता से हटाकर उत्पीड़ित जनता सत्ता को छीन लेती है। अपना देश अर्ध उपनिवेश, अर्ध सामंती देश होने की वजह से हमारी पार्टी दीर्घकालीन जनयुद्ध की रास्ता को अपना रही है, इसलिए हथियार छोड़कर शांति वार्ता करने का निर्णय लेना
मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद का विरोध होने के साथ साथ उनकी पार्टी व राजनीतिक व सांगठनिक लाइन का भी विरोध होता है। हथियार छोड़ने का मतलब उसे दुश्मन को सौंपना होता है और दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण होता है। दुश्मन को हथियार सौंपकर उन्हें सरेंडर होकर हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने के नाम पर हथियार बंद संघर्ष को छोड़ देने का मतलब क्रांतिकारी पार्टी को संशोधनवादी पार्टी में बदल देना होता है। हथियारों को दुश्मनों को सौंपकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने से शहीदों को देश के व्यापक जनता, उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित सामाजिक समुदाय, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के लोग का विश्वासघात करना होता है। यह प्रचंडा जैसी आधुनिक संशोधनवाद और क्रांति के प्रति गद्दारी है। इसलिए हथियारों को दुश्मन को सौंपकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो रहे सोनू की गद्दारी को सभी पार्टी सदस्य, सभी स्तर पर पार्टी कमेटियां, जेल में बंद पार्टी सदस्य, नेतागण, क्रांति व हितैषी लोग तीव्र निंदा करने का हम अनुरोध कर रहे हैं। सोनू और उनके साथी लोग अगर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के हथियारों को दुश्मन को सौंपने का अधिकार उन्हें नहीं है। इसलिए उस हथियारों को उनकी पार्टी को सौंपने का डिमांड कर रहे हैं। अगर सकारात्मक तरीके से नहीं सौंपने से उनसे जब्त करने के लिए पीएलजीए को हम निर्देशित कर रहे हैं। हथियार बंद संघर्ष को नकारने वाले सोनू हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने बात सिर्फ धोखाबाजी है और वह अपनाने वाले रास्ता संसदीय चुनाव रास्ता होगी। इसलिए यह नेपाली क्रांति की गद्दार प्रचंडा अपनाई गई संशोधनवाद होता है। उनकी पार्टी का बुनियादी लाइन, बेसिक लाइन को, नीतियों को, प्रस्ताव को वचनबद्ध होकर देश दुनिया के राजनीतिक घटनाओं पर पार्टी का रवैया बताना, संघर्ष के लिए जनता को आह्वान देना मीडिया प्रतिनिधि अभय का जिम्मेदारी। इस नीति के विपरीत रवैया अपनाने वाले सोनू को अभय के नाम से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी किए जाने वाली इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी संपूर्ण रूप से सहमत है। इस प्रेस विज्ञप्ति को दंडकारण में सभी जन संगठनों तक, सभी संगठन तक, जनता तक ले जाकर जनता को, सभी संगठन को क्रांतिकारी आंदोलन में दृढ़ता के साथ खड़े करवाने का राजनीतिक सांगठनिक काम करने के लिए दंडकारण के सभी पार्टी सदस्यों को, सभी स्तर के पार्टी कमेटी को, कमान को माओवादी आह्वान करते हैं। अभी भी उनकी पार्टी शांति वार्ता के लिए तैयार है। इसलिए केंद्र राज्य सरकारों पर दबाव डालकर उन्हें शांति वार्ता के लिए सहमत कराने, देशव्यापी जुझारू जन आंदोलन खड़े करने के लिए नागरिक समाज से, तमाम जनता से वो अनुरोध कर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले प्रतिक्रांतिकारी कगार युद्ध से अपने पार्टी को, पीएलजीए को, तमाम क्रांतिकारी आंदोलन को हो रहे गंभीर नुकसानों से डरकर हथियारों को दुश्मनों को सौंपकर दुश्मन को आत्मसमर्पण करने से शहीदों के प्रति, जनता के प्रति गद्दारी होता है। उस गद्दारी को तिरस्कार करते हुए, नकारते हुए, बदलते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार पीछे हट की क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए वर्ग संघर्ष जनयुद्ध को जारी रखना ही माओवादियों का उनका कर्तव्य है। इस बात का जिक्र माओवादियों ने अपने इस 3 पन्ने के पत्र में किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि क्रांतिकारी आंदोलन में पीछे हट हार अस्थायी का ही है, आखिर जीत जनता की होगी और इस पृथ्वी पर एक इंसान दूसरे इंसान को लूटने का मौका न रहने वाली समाज के लिए हजारों सालों से वर्ग संघर्ष चल रही है। इस वर्ग संघर्ष की लंबी प्रस्थान जीत हार अंत में जीत की दौर से गुजर रही है। इस महाप्रस्थान की आखिरी जीत इस पृथ्वी पर समाजवाद, साम्यवाद को स्थापित करने से होती है। इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन में घटित होने वाली पीछे हट हार से न डरते हुए अपने देश में, दुनिया में समाजवाद, साम्यवाद को स्थापना करने के लिए अपना हिस्सा के तौर पर वर्ग संघर्ष जनयुद्ध को चलाते हुए आगे ले जाना ही अपना कर्तव्य, मार्ग, अपना लाइन। आखिरी में लिखा हुआ है क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ अभय का सिग्नेचर है और जो कि सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता हैं, और उसके नीचे फिर विकल्प, और ये भी प्रवक्ता हैं दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के। तो इस तरह से ये 3 पन्नों का पत्र माओवादियों ने विकल्प और अभय के नाम से जारी किया है। खास बात ये है कि ये पत्र जिस दिन आया उसी दिन विकल्प को और कोसा दादा, जो कि ये दोनों सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे, उन्हें अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ में मार गिराने का दावा फोर्स ने किया था। और ठीक उसके पहले सोनू दादा के वो पत्र, उसके बाद जगन का वो पत्र जो उनके विरोध में था कि ये सोनू दादा की व्यक्तिगत राय है। दूसरी तरफ अब माओवादियों के ही विकल्प और अभय के नाम से ये पत्र, जिसमें उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दे डाली है कि अगर वो हथियार नहीं सौंपते हैं तो उनके पीछे पीएलजीए को लगा दिया जाएगा। पीएलजीए मतलब पीपल गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी, जो कि लगता है कि जिस तरह से
सोनू दादा की अब अगर हथियार नहीं देंगे तो उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। इस तरह का भी माओवादियों ने अपने इस पत्र में उल्लेख किया है। मतलब उन्होंने लिखा नहीं है कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन संभवतः उन्हें सजा के तौर पर इस तरह की कोई घटना उनके साथ हो सकती है। इसको लेकर बस्तर आईजी ने भी बीते दिनों कहा कि अब जो है वेणुगोपाल के लिए काफ़ी मुश्किलों वाला समय है और अभी भी समय है कि वो सरेंडर कर दें, क्योंकि अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। पुलिस के अधिकारी और बस्तर आईजी सुंदरराज पी के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर अभी भी मुठभेड़ में वो जवानों के हाथ लगेंगे तो संभवतः जवान मुठभेड़ में उन्हें मार दें, और अगर वो मान लो फोर्स के हाथ नहीं लगते हैं और उन्हीं के पीएलजीए के हाथ लगते हैं तो संभवतः उनकी पार्टी के लोग ही अब उन्हें मार दें। और साथ ही साथ जो एक बात निकल कर आ रही थी कि क्या वाकई में अब माओवादी पार्टी चाहती है कि हथियारबंद संघर्ष पर अब विराम दिया जाए, इस पर सरकार कोई बयान जारी करती। सरकार ने एक ही बयान जारी किया था कि इस पत्र पर संदेह है, पहले इसकी जांच की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात का दावा किया कि इस पत्र की जांच हो गई है और ये पत्र सही है, तो ठीक उसी समय में माओवादियों के 2 पत्र और आ गए जिसने इस पूरे मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वजह यह है कि अगर माओवादी अभी भी एकजुट नहीं है और एक साथ उनका ये कोई निर्णय नहीं है तो फिर सरकार इस मामले पर आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो आधे पार्टी के सदस्यों से बातचीत करती है और बाकी के पार्टी के लोग अभी भी संघर्ष आगे चलाने के तर्क में रहते हैं या उसके पक्ष में रहते हैं, तो ये सरकार के लिए अभी भी चुनौती बनी ही रहेगी। खैर, वहीं दूसरी ओर हर किसी का सोचना है कि ये अगर माओवादी पार्टी अपने आप में ही 2 धड़ों में बढ़ गई है तो सोनू दादा के साथ कितने लोग बचे हैं, और ये जो अभय और विकल्प के नाम से पत्र जारी किया गया है इनके साथ कितने लोग बचे हैं। क्योंकि बीते दिनों जो बस्तर के जो आईजी हैं सुंदरराज पी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि 50% माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका है। लगभग 9 की संख्या में सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को मारा जा चुका है। 4 पोलित ब्यूरो जिसमें गणपति मिसिर बेसरा, देवजी और वेणुगोपाल थे वो बचे हुए हैं, और लगभग कुल मिलाकर 10 सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं जो शीर्ष नेता बचे हुए हैं। इसके अलावा अब माओवादियों के पास शीर्ष नेतृत्व की कमी है और उसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वाकई में किसको उन्होंने अपना महासचिव बनाया है, और उसमें भी सुजाता का समर्पण कर देना इस बात का भी प्रतीक है कि अब शीर्ष नेतृत्व भी धीरे धीरे टूटने के कगार पर है। इस तरह का दावा बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बीते दिनों बातचीत में कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी को संदेह है कि अब वेणुगोपाल के लिए समर्पण ही एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि अब वो ना तो जंगल में सुरक्षित हैं और ना इस तरह से भटकते हुए जब तक वो फोर्स के समक्ष ना आ जाएं तब तक वो फोर्स के सामने भी सुरक्षित नहीं है। तो ये 3 पन्ने का पत्र जिसमें पहली बार माओवादियों ने अपने ही शीर्ष नेता को लेकर इस तरह का पत्र जारी किया है, वरना इसके पहले भी माओवादियों ने अपने कई शीर्ष नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने इस तरह के प्रेस नोट नहीं जारी किए गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने शीर्ष नेता के लिए निचले स्तर के लोगों ने अपने शीर्ष नेताओं के लिए इस तरह के पत्र जारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न करते हैं कि क्या वाकई में पार्टी में फूट और दरार पड़ने की स्थिति है, और अगर पार्टी में फूट और दरार पड़ने की स्थिति है तो क्या हम सोच सकते हैं कि आने वाला समय माओवादी पार्टी किसी बिखराव की स्थिति में चला जाएगा। हालांकि सरकार के तो अपने दावे हैं ही कि 31 मार्च तक इन्हें पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लो पार्टी नहीं खत्म होती है तो भी क्या उनके अंदर बिखराव आ जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से झारखंड में माओवादी पार्टी के पैरेलल में कई अलग अलग छोटे छोटे और अलग इसी तरह की संस्थाएं पार्टियां संचालित की जा रही हैं और वो भी अपने आप को जल जंगल जमीन के रखवाले बताते हुए लेवी वसूली का ही काम करते हैं, तो कहीं बस्तर में या इस दंडकारण्य के इलाके में भी आने वाली परिस्थितियां वैसी तो नहीं हो जाएंगी। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ये 3 पन्नों का महत्वपूर्ण पत्र था, मुझे लगा अपने दर्शकों तक इसे पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए इसे विधिवत कि क्या लिखा है उस पूरे पत्र में, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।